हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एमके। देखिए, आज हम इस कोलाइडी विलियन का यानी बोले तो फर्स्ट रसायन जो चल रहा था उसका हम लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों का स्कंदन। कोलाइडी कणों की प्रकृति हमने पढ़ी थी कि कोलाइडी कण या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। आज हम बात करेंगे कि कोलाइडी कणों का स्कंदन कैसे होता है। देखिए बेटा, स्कंदन का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ का उदासीन होकर पैदे में बैठ जाना होता है, स्कंदन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं सारा का सारा कोलाइडी कण उदासीन होके नीचे बैठ जाएगा। अब एक बात को समझना आप कि जैसे कि ये कोलाइडी कण है As2S3 और S2 माइनस, ये कोलाइडी कण है। ये आर्सेनिक का सल्फाइड है जो क्या किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है? नेगेटिव आयनों का। इसलिए ये कोलाइड कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया बेटा। ये तो अपने आप में कोलाइडी कण है। क्या है? ये तो कोलाइडी कण है। बट आपको मैं बता दूं, कोलाइडी कण की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेचर होती है। ये नेगेटिव की है, दूसरा कोई ऐसा भी होता है जो पॉजिटिव का भी होता है। जैसे कि मैंने बताया था FeOH का होल थ्राइस और Fe+3। अब ये पॉजिटिव है, ये धनावेशित है। ये भी कणी है कोलाइडी कण, ये भी कोलाइडी कणी है। बेटा, इन कणों को उदासीन करने के लिए इनसे विपरीत प्रकृति वाला क्या मिलाते बेटा? विद्युत अपगठ्ठे मिलाते हैं। विद्युत अपगठ्ठे मिलाते हैं। विद्युत अपगठ्ठे मिलाएंगे तो विद्युत अपगठ्ठे के मिलाने से, जैसे कि ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है कण, तो पॉजिटिव वाला मिला दो, Ba+2 मिला दो, जैसे मिल गया। और जब क्या है ये है पॉजिटिव का, तो नेगेटिव वाला मिला दो, SO4-2 मिला दो। सीधी सी बात है, कण जैसा है उसकी विपरीत विद्युत अपगठ्ठे मिला दो। विद्युत अपगठ्ठे मिला देने से ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा। हाँ, एक चीज और है कि आवेश बराबर होना चाहिए, बट यहां आवेश बराबर नहीं। दूसरा ले लो आप, PO4-3 ले लो, इस पे 3 चार्ज होता है। ऐसा भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि Cl- ले लो आप, बट +3 है तो माइनस भी कितने हो जाने चाहिए बेटा? 3 हो जानी चाहिए। आवेश बराबर हो जाना चाहिए। आवेश जब बराबर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव वाला उदासीन कर देगा, और उदासीन कर देने से सारे के सारे इकट्ठे होके कण कहां बैठ जाएंगे? पैदे में जाके बैठ जाएंगे, जिससे कि कोलाइडी कण पूर्णतः क्या हो जाएगा बेटा? उदासीन हो जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं कोलाइडी कणों का स्कंदन। समझ रहे हो? यानी कोई भी कोलाइडी कण को उदासीन करना हो तो उसकी विपरीत प्रकृति वाला विद्युत अपगठ्ठे मिला दो, कोलाइडी कण उदासीन होकर पैदे में बैठ जाते हैं। इस क्रिया को बेटा स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। ठीक है, ओके, हम आगे पढ़ते हैं। आपको पता है स्कंदन करने के लिए क्या लिया गया? विद्युत अपगठ्ठे लिया गया। कितना भी लेते हैं, कितना भी लेते हैं, इसका निर्धारण इसकी स्कंदन समता से होता है। किससे होता है? स्कंदन समता से होता है। यानी हम कोलाइडी कणों की स्कंदन के बाद में अगर बात करें तो स्कंदन समता की बात कर लेते हैं। स्कंदन समता, स्कंदन क्षमता, स्कंदन समता की यदि बात करें बेटा तो वही है विद्युत अपगठ्ठे की मात्रा। विद्युत अपगठ्ठे की न्यूनतम मात्रा जो किसकी भी कोलाइडी विलियन को या कणों को उदासीन कर देता है, उसकी मात्रा उसकी क्या कहलाती है? स्कंदन समता कहलाती है। बट स्कंदन समता कितनी होगी बोले तो विद्युत अपगठ्ठे कितना मिलाए, इसका पता कैसे चलेगा बेटा? ये पता चलाने के लिए हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था बेटा, जिसे कहते हैं हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम। किसका नियम? हार्डी-सुलजे का नियम। देखिए, हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है? हार्डी-सुलजे का नियम यह कहता है कि विद्युत अपगठ्ठे की मात्रा कितनी होगी? विद्युत अपगठ्ठे की मात्रा आप ग्राम में ले लीजिए, है ना, परंतु यहां पे इसकी जो इकाई होती है स्कंदन क्षमता की, वो अलग होती है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं आपको। बट आपने हार्डी-सुलजे कहता है कि विद्युत अपगठ्ठे की मात्रा, विद्युत अपगठ्ठे वो पदार्थ कितना लोगे, इसकी मात्रा तो किस पर निर्भर करती है? इसी के आवेश पे। विद्युत अपगठ्ठे की मात्रा आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है, संयोजकता पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? समझना इस चीज को।
देखिए बेटा, अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो आप मुझे बताना विद्युत अपघट्य कैसा चाहिए होगा, धनावेशित चाहिए होगा। ठीक, चलिए अब कोलाइडी कण ऋणावेशित है, और ऋणावेशित है वो कण की संख्या मैं बता देता हूं आपको कि यहां कितनी है। कोलाइडी कणों की संख्या यहां पे 100 है। कितनी है? 100 नेगेटिव कण है, उसे उदासीन करना है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाले कौन कौन से, देखो आपके पास पॉजिटिव वाला जैसे मान लीजिए आपके पास Fe+3 है, पॉजिटिव वाला Ba+2 है, पॉजिटिव वाला आपके पास Na+ है, पॉजिटिव वाला आपके पास Sn4+ है। समझना इस चीज को, ये 4 धनावेश रखता है, ये 3 धनावेश रखता है, ये 2 धनावेश रखता है, 1 धनावेश रखता है। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव को उदासीन करता है, जितने ज्यादा पॉजिटिव आवेश है उतना ही जल्दी क्या करेगा, उसको उदासीन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए स्कंदन समता का मतलब होता है न्यूनतम मात्रा, स्कंदन समता न्यूनतम मात्रा, और न्यूनतम मात्रा जो होती है इसकी बड़ी इकाई होती है मिलीमोल पर लीटर। मिलीमोल पर लीटर, 1 लीटर में कितना मिलीमोल मिलाया। ठीक है, मोल का एक पार्ट है मिलीमोल, ठीक है, छोटा मोल, तो मिलीमोल कितना मिलाया, तो कितना मिलाएंगे तो इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। समझना इस चीज को, कैसे क्षमता पर, सोरिनाइन को उदासीन करने के लिए सोधनाइन चाहिए। अब कैसे, NaCl तो एक ही प्लस रखता है, तो मेरे हिसाब से 100 के 100 ही Na+ लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक के पास एक ही प्लस है तो 100 के पास 100+ हो जाएंगे। बट एक के पास बेटा 2+ है ना, तो 50 ही लेने पड़ेंगे, तो 50 ले लो। पर 3+ है ना, तो कितने लेने पड़ेंगे, 33.33 लेने पड़ेंगे, लगभग 34 ले लेंगे, उदासीन हो जाएगा। और बात करते हैं जिसके पास 4+ है, तो उसकी संख्या तो 25, अरे 25 जो कि 100 होते कि नहीं होते, तो 100 धनाइन हो जाएंगे, 25 के बराबर ऋणाइन को उदासीन कर देंगे। तो सबसे कम किसको मिलाया गया, इसको। न्यूनतम मात्रा उसकी स्कंद क्षमता कहलाती है। स्कंद क्षमता सबसे अधिक किसकी हुई, धनावेश अधिक होने पर। तो यही तो कहता है हार्डी-सुलजे कि विद्युत अपघट्य की जो मात्रा है ये किस पर निर्भर करती है, आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, समझना इस चीज को, आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी विद्युत अपघट्य की क्षमता भी उतनी ही अधिक मानी जाएगी, और इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। बात समझ पा रहे हो आप? तो ये है हार्डी-सुलजे का नियम और स्कंदन क्षमता। ठीक है, ये तो हो गया कोलाइडी कणों का स्कंदन करने का क्रम। बेटा जैसे कोलाइडी कण नेगेटिव के लिए दिया गया है, वैसे पॉजिटिव के लिए बता देता हूं आपको। पॉजिटिव को उदासीन कौन करेगा बेटा, नेगेटिव करेगा। नेगेटिव में जैसे बेटा FeCN6 पर होता है -4, PO4 पर -3, SO4 पर -2 और Cl पर होता है अपना -1। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव कण को उदासीन करने के लिए नेगेटिव कणों की स्कंदन क्षमता अगर आपको पूछे इनमें से, तो जिस पर आवेश बेटा ज्यादा है ना उसकी क्षमता ज्यादा है, यही बताना है, और यही हार्डी-सुलजे का नियम कहता है। ओके, हम आगे बात करते हैं स्कंदन क्षमता के बाद में। स्कंदन होने से कभी कभी बचाना भी पड़ता है। कभी क्या होता है कि ये अपने आप स्कंदित होने लगता है, इसे बचाना पड़ता है, रोकना पड़ता है। वो कैसे रोका जाता है, देखिए रोकने का क्रम इस प्रकार से होता है, यानी रक्षण करना पड़ता है। रक्षण कोलाइड कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, रक्षण कोलाइड कहते हैं। रक्षण कोलाइड क्या चीज होती है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। रक्षण कोलाइड की बड़ा बात करें तो देखिए, किसी भी रक्षण कोलाइड रक्षण कोलाइड का अर्थ समझे तो देखिए क्या होता है। रक्षण बोले तो रक्षा करने वाला, और कोलाइड मतलब कोई भी कोलाइड। दो प्रकार के कोलाइड होता है बेटा, एक द्रव स्नेही होता है, एक द्रव विरोधी होता है। द्रव स्नेही मैंने पहले बताया था कि द्रव स्नेही अपने आप में एक स्थायी कोलाइड है, और द्रव स्नेही कोलाइड ही है वो जो द्रव विरोधी, किसका, द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करता है। क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है बेटा, अस्थायी होता है, और अस्थायी को स्थायी के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, स्थायी बना दिया जाता है। कहने का मतलब ऐसा है, जब कोलाइडी कणों का निर्माण होता है ना, तब उसके साथ में विद्युत अपघट्य रासायनिक क्रिया द्वारा अपने आप ही बन जाते हैं।
विद्युत अपघट्य पदार्थ उस रासायनिक क्रिया द्वारा अपने आप ही बन जाते हैं। इस अपने आप बनने वाली क्रिया में जैसे मान लीजिए HCl बन गया तो ये विद्युत अपघट्य का काम करेगा, और हो सकता है आपको पता ही नहीं चले कोलाइडी कणों को उदासीन कर दे। इसलिए पहले से उसके अंदर कि इसका प्रभाव जो कण बना है उस पर इस कण के ऊपर इसका प्रभाव पड़े ही नहीं, इसलिए पहले उसमें कुछ मात्रा में द्रव स्नेही मिला दिया जाता है। द्रव स्नेही मिलाने से रक्षण जो इस कोलाइडी कण का है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसको कवर क्या कर लेता है, ढक लेता है द्रव स्नेही, चारों तरफ से घेर लेता है। अब ये विद्युत अपघट्य उसके पास जा ही नहीं पाएगा, तो उसे उदासीन कर ही नहीं पाएगा, बोले उसका स्कंदन होने से रोक लेता है। ऐसे कोलाइड रक्षण कोलाइड कहलाते हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है, मैंने एग्जांपल बताया था, शाही लंबे समय तक बनी रहती है, जमे नहीं, इसलिए शाही के अंदर गोंद मिलाते हैं, बबूल का, बेटा बबूल का मिलाते हैं। आइसक्रीम जो आती है, कौन सी क्रीम? आइसक्रीम जो आती है, ठीक है, वो आइसक्रीम में क्या मिलाते हैं? उसमें एल्बुमिन मिलाते हैं, जिलेटिन मिलाते हैं, वैसे जिलेटिन मिलाते हैं। बहुत सारी कोलाइड है, उन्हें जमने से मतलब स्खलित होने से, अब आइसक्रीम में बहुत सारे पदार्थ, इलायची और भी वो मिलाते हैं बहुत सारे, है ना, वो जमे नहीं, पेंदे में बैठे नहीं, इसलिए उसमें जिलेटिन मिला देते हैं। इसलिए पूर्ण जो कंप्लीट आइसक्रीम होती है, उस कंप्लीट आइसक्रीम में पदार्थ इक्वल क्वांटिटी में सभी में फैला रहता है। ये इसी जिलेटिन की ही देन है। शाही जमे नहीं, ये गोंद बबूल का गोंद होता है, उसकी देन है। तो अपने आप में बबूल का गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च, ये सारे के सारे अपने आप में रक्षण कोलाइड का काम करते हैं। ठीक है, रक्षण कोलाइड का पता रक्षण क्षमता से चलता है, यानी किसे चलता है? रक्षण क्षमता से। रक्षण क्षमता को बेटा एक और नाम से जाना जाता है, सर्वनांक के नाम से। सर्वनांक गोल्ड नंबर के नाम से जाना जाता है। गोल्ड नंबर, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है यहां से, गोल्ड नंबर से। गोल्ड नंबर क्या है, सर्वनांक क्या है, रक्षण क्षमता क्या है? ठीक है, देखिए हम बात करते हैं सर्वनांक की। ओके, सर्वनांक क्या चीज है, एक चीज मैं यही क्लियर कर दूं, क्यों हम द्रव विरोधी कोलाइड को द्रव स्नेही के द्वारा बचाते हैं। अब द्रव स्नेही पदार्थ की मात्रा भी कहेंगे मिलीग्राम में मात्रा हम लेते हैं इसकी, इसमें मिलाते हैं। इसकी मिलीग्राम में मात्रा जो लेते हैं वो अधिकतम कितने की लेते हैं, ये इसकी मात्रा ही क्या कहलाती बेटा? सर्वनांक कहलाती है। परिभाषा तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि रक्षण कोलाइड की, किसकी? रक्षण कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, न्यूनतम मात्रा लिख दो चाहे आप, कम से कम मात्रा, न्यूनतम मात्रा, जो क्या करती है, जैसे कि द्रव विरोधी कोलाइड का उदाहरण लूं तो मैं ले लेता हूं 10 ml गोल्ड सोल, 10 ml गोल्ड सोल ले लेता हूं। उस 10 ml गोल्ड सोल अपने आप में द्रव विरोधी है। द्रव विरोधी को स्कंदित होने के लिए हम क्या मिलाते हैं? उसके अंदर हम जो पदार्थ मिलाते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं? रक्षण कोलाइड कहते हैं। तो रक्षण कोलाइड की वो मात्रा वो तो हो गई ना, 10 ml गोल्ड सोल को, ये हो गया द्रव विरोधी कोलाइड। इसको स्कंदित होने से, अब कौन स्कंदित करेगा बेटा? स्कंदित करने के लिए मिला रहा हूं मैं NaCl। कितना NaCl मिला रहा हूं? इसके अंदर 10% वाला NaCl। 10% वाला NaCl का मतलब होता है ऐसा जलीय विलयन जिसमें 10% NaCl हो, वाला NaCl की 1 ml मात्रा ले लूं केवल मैं, तो 10 ml गोल्ड सोल को स्कंदित करने के लिए 1 ml क्या लिया मैंने? NaCl का घोल ले लिया, वो मिलाया, और मिलाने से स्कंदित तो होगा, बट उससे पहले क्या मिला दिया? रक्षण कोलाइड मिला दिया। ये रक्षण कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा है जो इसको इससे स्कंदित होने से बचाती है। बड़ा इस मात्रा को ही सर्वनांक कहते हैं। सभी द्रव स्नेही कोलाइडों का सर्वनांक अलग अलग होता है, और जितना कम सर्वनांक है ना, मतलब थोड़ा सा मिलाने से, देखो न्यूनतम मात्रा किसी की 1 मिलीग्राम मिला रहे तब काम हो रहा है, किसी को 5 मिलीग्राम मिलाया तब काम हुआ। अच्छा काम कौन कर रहा है?
1 मिलीग्राम वाला है। अरे थोड़ी सी डोज में काम हो रहा है ना। तो सर्वनांग अच्छा किसका होता है? सबसे अच्छा सर्वनांग किसका होता है? जिलेटिन का होता है बेटा। किसका होता है? जिलेटिन का। देखिए कितना होता है। सर्वनांग किस किस का याद रखना है? देखिए आपको एक रखना है जिलेटिन का। बेटा जिलेटिन का सर्वनांक होता है 0.008 से लेके 0.01 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम में है मात्रा। इतना सा मिला दो आप तो बस यही काम करेगा। जहां पर 10 क्या काम कर रहा था, एक 10% वाला 1 ml काम कर रहा था, वहां पर जैसे कि आपने कितना मिलाया, ये NaCl, उतना ही NaCl ले लो 10 ml, उतना ही गोल्ड सोल ले लो आप, उसको इस कंडीशन होने से बचाएगा ये वाला। बट आप बात करिए जैसे कि स्टार्च की, पर स्टार्च बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। अब स्टार्च कम से कम आपको कितना लेना पड़ेगा? 25 मिलीग्राम लेना पड़ेगा, जबकि इतने से काम हो जाएगा। समझ रहे हो? एल्बुमिन की बात करूं मैं, एल्बुमिन की बात करूं तो एल्बुमिन आपको कम से कम कितना लेना पड़ेगा? 0.08 से लेके 0.1 लेना पड़ेगा। मात्रा तो कम है ना यहां पे, पर इसके बजाय तो ज्यादा ही हुई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्बुमिन आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, स्टार्च और भी ज्यादा। डेक्सट्रीन होता है, बबूल का गोंद होता है, ये सारे पदार्थ है। यानी इन पदार्थों की अलग अलग क्षमताएं है। सबसे अच्छा कौन से रक्षण कोलाइड रहेगा? जिलेटिन रहेगा। और सबसे कम क्षमता किसकी होती है? स्टार्च की होती है। यानी इसकी क्या सर्वनांक मान बहुत अधिक होता है। ओके, बहुत सारे यहां पर रक्षण कोलाइड होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इस रक्षण कोलाइड के बाद में ये तो हो गई उस कोलाइडी विलयन की रक्षा। ठीक है, रक्षा के बाद में हमारे टॉपिक आता है बेटा पाइस। क्या आता है? पाइस। हम पढ़ चुके हैं पाइस क्या चीज होती है, पर उसका थोड़ा सा विस्तार हमें पढ़ना है, क्योंकि पाइस के कुछ प्रकार होते हैं बेटा। तो पाइस का दूसरा नाम मैंने बताया था इमल्सन। क्या बताया था? इमल्सन। एक द्रव पदार्थ मिलके, बताया था मैंने पिछली क्लास में, ये मिलकर एक कोलाइड बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाइस या इमल्सन कहते हैं। देखिए इसकी हम बात करते हैं तो क्या होता है, यानी एक द्रव दूसरे द्रव में मिलकर एक इमल्सन बनाता है। पाइस है ना, दो प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है जलीय पाइस। कैसा पाइस? जलीय पाइस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जलीय पाइस में सीधी सी बात है, जल में तेल मिलाते बस। अब जल में तेल का मतलब जल ज्यादा है, ठीक, ओके। और एक होता बेटा तेलीय पाइस। कैसा पाइस? तेलीय पाइस। तेलीय पाइस में तेल में जल मिलाते हैं, तेल में जल मिलाते हैं। एग्जाम्पल मैं बता दूं, जल में तेल का, दूध, विनिशिंग क्रीम। कौन सी क्रीम आती है? विनिशिंग क्रीम जो आती है, ये इसी का उदाहरण है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कोल्ड क्रीम की। कोल्ड क्रीम, ताजा मक्खन, ताजा मक्खन, लिवर ऑयल। लिवर ऑयल मछली का ऑयल आता है, लिवर तेल जो आता है, ये तीनों एग्जाम्पल बेटा तेलीय पाइस के हैं, जो गाढ़े होते हैं, शांता ज्यादा होती है। और ये तरल होते हैं, शांता कम होती है। दूध और विनिशिंग क्रीम इसके उदाहरण है। ठीक है, आपको इनकी पहचान पूछी जाती है और इनके प्रकार पूछे जाते हैं। ओके, प्रदर्शित करने का तरीका होता है इसको, वाटर तो होता है इसके सॉल्यूशन में, और बीच बीच में क्या होते हैं? ऑयल होता है, ऑयल। ये ऑयल है, ये ऑयल है, ऑयल ड्रॉप्स पाई जाती है। और यहां दूसरे में ऑयल होगा, उसमें वाटर ड्रॉप्स पाई जाएगी। ठीक है, दोनों अपने आप में एक क्या है? दो प्रकार के जलीय और तेलीय पाइस के उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको पूछे पाइस क्या काम आता है, तो आपको याद रखना है खाने पीने और लगाने में काम देते हैं। खाने में, ये खाने में जैसे कि मक्खन खाते हैं, सॉरी, पीने में दूध, और लगाने में क्रीम वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसके उपयोग भी याद रखने हैं। उपयोग के बाद में ये तो होता है पाइस। अब हम बात करेंगे उनके उपयोग जो अब तक पढ़ रहे थे। देखिए हम पढ़ रहे थे कोलाइडी कण या कोलाइडी विलयन पढ़ रहे थे। इसका उपयोग कहां कहां कैसे कैसे होता है, दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके उपयोग है। यानी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं आप आगे कोलाइडी कणों के अनुप्रयोग। कोलाइडी कणों का अनुप्रयोग, बहुत सारे अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ध्यान से पढ़ना प्रत्येक को। और कोई चीज नहीं आए तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे पूछ सकते हो। ओके,
बात करते हैं कोलाइडी कणों का अनुप्रयोग से। सबसे पहले बात करते हैं कोलाइडी कणों का बेटा उपयोग होता है औषधियों में। अब औषधियों में कैसे ये पूछा जाता है, देखिए जितनी भी टेबलेट्स बनाते हैं बड़ी होती दिखने में, बट उसका चूर्ण बनाए या पानी में घोल देवे तो देखना आप उसके छोटे छोटे कण हो जाते बेटा। बेटा वो कण की साइज आप माप तो नहीं सकते, बट मैं बता रहा हूं 1 नैनोमीटर से 100 की रेंज में होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इस रेंज के छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे पेट में जाते हैं, इस हमारी जो आहार नाल है वो सभी पदार्थों को क्या करती है, अवशोषित करती है। अवशोषित करती है, वो अंदर खींचती है, काम की चीजों को अंदर लेती है। अगर इस दवाई की साइज थोड़ी बड़ी बनाई गई तो ये अपनी चरम झिल्ली में पार नहीं कर पाएगी, बोले तो ये अवशोषित नहीं हो पाएगी, काम ही नहीं आएगी, इसका पूर्णतः अवशोषण होगा ही नहीं। अवशोषण हो, अच्छे से उपजाऊ हो, काम आए, इसलिए जितनी भी औषधि है बेटा उनकी साइज कोलाइडी कणों की ही बनाई जाती है, और कोलाइडी कण हमारे शरीर को अच्छे काम आते हैं। इसलिए औषधियां भी जितनी भी है वो सारी की सारी एक कोलाइड की श्रेणी में आती है। जितनी भी औषधियां है, जितनी भी टेबलेट्स है बेटा, दवाइयां है, ये सारी किस कैटेगरी की मानी जाती है, कोलाइडी कणों की कैटेगरी की मानी जाती है, होती है वास्तव में ऐसा। बात करते हैं दूसरा उपयोग, जल शुद्धिकरण में। देखिए अशुद्धियां बहुत सारी होती है, जल में गंदगी होती है, उसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं आपको मैं बता चुका हूं कि कोलाइडी कणों पर कोई ना कोई आवेश होता है। जो अशुद्ध होता है, उस जितनी भी अशुद्धियां है ना बेटा, वो अशुद्धियां ऋणावेशित होती है। याद रखना अशुद्धियां ऋणावेशित होती है, और आपको पता है ऋणावेश को अगर बिठाना है पेंदे में तो सीधी सी बात है, फिटकरी मिला देते बेटा। क्या मिला देते हैं, फिटकरी। याद रखना फिटकरी मिला देते हैं। फिटकरी के अंदर Fe+3 आयन होते हैं बेटा। याद रखना फिटकरी में आयरन्स आयन होते हैं, ठीक है। ये फिटकरी में जो आयन है, ये आयरन के जो आयन है ये पॉजिटिव है, फिटकरी नेगेटिव, अशुद्धियां नेगेटिव है। दोनों मिलके जितनी भी अशुद्धियां है, जीवाणु है, गंदगी है, सारी उदासीन हो जाती है, पेंदे में बैठ जाती है, जिससे कि पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है रक्त का स्कंदन। बड़ा समझना इसको, रक्त का स्कंदन क्या है, चोट लग जाती है, रक्त बहने लगता है, नहीं रुक पा रहा है, तो रक्त बेटा ऋणावेशित है, समझना इन चीजों को। रक्त ऋणावेशित है, फिटकरी लगा देते हैं, तो फिटकरी के अंदर क्या है, धनावेश है। ये धनावेश ऋणावेश से क्रिया करता है, वो रक्त की जो आरबीसी कणिकाएं है, कण है, कोलाइडी कण है, उन्हें उदासीन करके बिठा देता है। बिठाने का मतलब बहने से रोक देता है, तो रक्त का स्कंदन हो जाता है। समझना इस चीज को। बात करते हैं नंबर 4 की, चमड़े का शोधन। चमड़े का शोधन, देखिए चमड़ा काम आता है जूते वगैरह बनाने में, बेल्ट बनाने में, कपड़े भी बनाते हैं लेदर के कुछ, वो उनमें काम आता है। चमड़ा कैसा होता है बेटा, चमड़ा किसी भी जानवर से निकाला जाता है, किसी भी जानवर की त्वचा को निकाला जाता है तो अपने आप में धनावेशित होता है। ये धनावेशित है चमड़ा, प्रोटीन से बना होता है, इसलिए उसे एक टेनिन के घोल में, टेनिन अम्ल होता है, टेनिन घोल में या विलयन में डुबोते हैं। अब टेनिन विलयन कैसा होता है समझ गए होंगे, पॉजिटिव का ये अपोजिट है, नेगेटिव है। डुबोने से ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तो उदासीन हो जाता है, और उदासीन होने से चमड़ा जम के कठोर हो जाता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा यानी सूख सा जाता है, और सूखने के बाद कोई चीज सड़ती है, खराब नहीं होती, इसलिए चमड़े को लंबे समय तक फिर बाद में स्टोर किया जा सकता है। आपको पता है चमड़ा तो एक मांस की तरह है, अगर उसे निकाल के रख देंगे ना तो सड़ने लगेगा, पर टेनिन के घोल में रखते हैं जिससे कि वो हार्ड हो जाता है, कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं, और सारे के सारे प्रोटीन्स स्कंदित होकर बैठ जाते हैं। कार्य करना, गति करना, किसी प्रकार की क्रिया करना बंद कर देता है, जिससे कि चमड़ा हमेशा सुरक्षित रहता है। इसके अलावा रबर का निर्माण भी तो करते हैं, तो रबर का निर्माण भी किया जाता है। वही तरीका, रबर अपने आप में, रबर कैसे प्राप्त करते हैं, रबर के लिए रबर के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उन पेड़ों के तने पर चीरा लगा के उनका लेटेक्स निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है, क्षीर निकाला जाता है। उस लेटेक्स को, दूध को हल्का गर्म करके फाड़ा जाता है। अब दूध जो है यहाँ, या लेटेक्स जो है, वो लेटेक्स कैसा है, लेटेक्स अपने आप में यहाँ पर बेटा ऋणावेशित है, तो इसमें वही कोई भी विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। अरे जितने भी पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव मिला रहे अपने आप विद्युत अपघट्य तो बताया था मैंने, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, केमिकल मिला दिया, HCl मिला दिया, एसिटिक अम्ल मिला दिया, तो इसके पास पॉजिटिव आयन है,
ये आयन इसे क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। सारा का सारा जितना भी लेटेक्स है वो फाट के पनीर जो बनता है ना प्रोटीन जैसा, वो बैठ सारा का सारा फट के पेंदे में नीचे बैठ जाता है। उसे छान कर निचोड़ कर रबर प्राप्त कर लेते बेटा। तो रबर निर्माण भी इस प्रकार से किया जा सकता है। तरीका देखो वही है, उसको एक कोलाइड माना जा रहा है, विद्युत कटे मिलाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। और बताता हूं 6 नंबर, वाहित मल का निष्कर्षण। वाहित मल का निष्कासन। वाहित मल के निष्कासन की हम बात करें तो वाहित मल किसे कहते हैं, शौचालय की गंदगी, जो गंदा मल वगैरह कचरा है उसकी हम बात कर रहे हैं। निष्कासन मतलब दूर कैसे किया जाए, निवारण कैसे किया जाए। जितनी भी जो सिविल लाइन गंदगी होती है वो अपने आप में गंदगी है तो ऋणाविष्ट है। सारी की सारी गंदगी में आपको बताया सभी जगह सिटीज में सिविल लाइन पाइप लगी हुई है, सारी के सारी पाइप्स एक जगह सारी गंदगी को इकट्ठा करते हैं वहां इकट्ठा करते हैं जहां पर बड़े बड़े चेंबर बने हुए हैं। उन चेंबर में गंदगी इकट्ठी होती है। इकट्ठी होने के बाद उस चेंबर के अंदर बेटे कुछ रोटेट लगे होते हैं इस प्रकार के रोलर्स, वो उसको घुमाते हैं, घूमते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसे मिला देते हैं सारी गंदगी को, और मिलाने के बाद में ये गंदगी दूसरे चेंबर में जाती है जहां एक जाल बना होता है बेटा। क्या बना होता है, एक जाल सा बना होता है। उस जाल के आर पार निकलती है। जाल के आर पार निकलने के बाद जब उस पात्र में अगले चेंबर में इस प्रकार के जाल से इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जाली जैसे इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये जाली जैसे इलेक्ट्रोड का मतलब बेटा ये है, इलेक्ट्रोड जो होता है बेटा धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है। क्यों लगाया गया है, ये जाल जो गंदगी उस जाल में से गुजरेगी। अब जो ये धनावेशित है, जाली में रुकती नहीं है। धनावेशित का मतलब होता है करंट लग रहा है इसके ऊपर, धनावेश। कण कैसे है, उदासीन, वो सॉरी ऋणावेश। वाहित मल गंदगी कैसी है बेटा, ऋणावेश है। ये ऋणावेश को धनावेश उदासीन कर देता है। सारे का सारा मल गंदगी कचरा वो सारा का सारा उसी चेंबर के पेंदे में बैठ जाता है। अब पेंदे में बैठ गया, पानी पानी नितर के ऊपर की तरफ है। इस पानी को तो बेटा निकाल के साफ करके सिंचाई में काम में लिया जाता है। और बाकी जो गंदगी बच गई ना बेटा, उस गंदगी को निकाल के सुखा के खाद के रूप में काम में लिया जाता है। इस प्रकार इस कोलाइड प्रक्रिया के द्वारा इसको भी काम में लिया जा सकता है। बोले तो वाहित मल जो गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है, इसका भी निवारण किया जा सकता है। ठीक है, और भी उपयोग है, देखिए क्या क्या उपयोग है। आपको इनका रीजन ध्यान रखना है बेटा। रीजन विशेष क्या है, इसका रीजन ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे काम करता है ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए धूमर अवक्षेपक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, एक साल छोड़ के अगले साल पूछा गया है धूमर अवक्षेपक के बारे में। धूमर अवक्षेपक को बेटा कोटरेल अवक्षेपक भी कहते हैं। कोटरेल अवक्षेपक क्या होता है, सुनिए इस चीज को। कोटरेल अवक्षेपक इस प्रकार की एक चिमनी होती है। आपको पता है प्रत्येक फैक्ट्री जो होती है ना बेटा, उसके ऊपर एक चिमनी लगाई जाती है ना, यानी इस प्रकार ऊपर की तरफ धुआं निकलती है। उसमें जहां से धुआं निकल रही है ना, उसके ऊपर इस प्रकार की एक टंकी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बेटे, टंकी। कुछ विशेष नहीं बनाना है, एक टंकी लगाई जाती है। उस टंकी में उस चिमनी से, किससे, उस चिमनी से, ये क्या है, ये चिमनी है। उस चिमनी से धुआं उसके अंदर जाती है, उसी में निकासी होती है धुआं, धुआं जाती है। अब धुआं में क्या चीज होती है, धूमर सोचो आप क्या होता है उसके अंदर। उस धूमर में होता क्या है, उस धूम्र में धुआं में बेटा गैस होती है। गैसों के अलावा उसमें देखना काले रंग की गैस होती है, तो उसमें बेटा कार्बन कण है, कार्बन के कण भी है, बहुत सारी और भी गंदगी होती है। अब ये जो कण है कार्बन के कण, ये कैसे होते हैं, वही अशुद्धियां है तो ऋणावेशित है। इसलिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा लोहे का चेंबर बनाते हैं, उस लोहे के चेंबर से उस गैस को गुजारते हैं और बाहर निकलती है। उससे बाहर निकलने से पहले इसमें एक इलेक्ट्रोड भी लगा रहता है। ये इलेक्ट्रोड जो लगा रहता है इस प्रकार का जाल सा होता है। जाल एनोड का, बेटा एनोड का मतलब मैं बता दूं पॉजिटिव धनावेश होता है। इस धनावेश के जैसे ही संपर्क में, धनावेश के संपर्क में ऋणावेश यानी कार्बन के कण आते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के कुछ देर के बाद में ये कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन होकर झड़ के सारे कण पेंदे में बैठ जाते हैं। बोले सारी डस्ट, गंदगी, अशुद्धियां सारी यहीं पेंदे में रुक जाती है। बाहर तो केवल शुद्ध गैस निकलती है, और गैस की वजह से प्रदूषण कम होता है। ज्यादा प्रदूषण तो इसे गंदगी की वजह से, कार्बन की वजह से होता है।
ये धूम्रक्षेपक है जो हर चिमनी पे लगाना आवश्यक है। अगर ये नहीं लगाया गया तो ये कानूनी अपराध है, जिसको चालान हो सकता है, उसकी फैक्ट्री बंद हो सकती है। ठीक, बात हम करते हैं आगे। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि इसका प्रयोग किया जा सकता है बेटा फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग करते हैं कोलाइड का। कैसे करते हैं? देखिए बेटा, अगर फोटो जब बनती है ना, ऐसे बनती है बेटा। देखा आपने, फोटो खींचने के बाद धुलवाते हैं फोटो को, धोना है फोटो को, या मशीन से बाहर निकलती है वो। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल होता है एक तो, और एक होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये दोनों जब धुलते हैं, दोनों केमिकल रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके ये तो KNO3 बनता है, AgBr बनता है। हमारी फोटो चांदी से बनती है बेटा, तभी तो महंगी बनती है। AgBr, ये AgBr ये हमारी फोटो का निर्माण करता है बेटा, इससे फोटो बनती है। फोटो तो बन जाती है, पर ये AgBr कभी भी धुल के, जैसे कि ये कोलाइड अपने आप में है, और ये कोलाइड है, और कोलाइड भी कैसा बेटा, धातु का कोलाइड, सारे के सारे द्रव विरोधी होते हैं बेटा, और द्रव विरोधी कोलाइड बेटा कभी भी खराब हो सकता है, क्योंकि कैसा है, ये अस्थायी है। तो फोटो आपकी कभी बिगड़ सकती है। आपने खिंचवाया, 1 साल बाद में आपकी शक्ल मिट गई, हो सकता है फैल गई, और फैलेगा, सीधी सी बात है, सारा का सारा नीचे आ गई, है ना, स्कंदन हो गया उसका। ऐसा ना हो, इसलिए उसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। देखना, गीले हाथ लगाओगे फोटो पे तो चिपचिपा सा महसूस होता है, वो बेटा जिलेटिन होता है। तो आपकी फोटो की रक्षा कौन करता है? जिलेटिन करता है। धन्यवाद करो जिलेटिन का। अगर जिलेटिन नहीं होता ना तो आपकी फोटो खराब हो जाती। तो उस फोटो के ऊपर, AgBr के ऊपर जिलेटिन का आवरण चढ़ाते हैं। ये भी कोलाइड की वजह से ही चढ़ा पाते हैं। इसके अलावा आकाश का नीला रंग, आकाश का, किसका? आकाश का। आकाश का नीला रंग भी इसी वजह से होता है। देखिएगा, आकाश का रंग वैसे तो वास्तव में बेटा काला होता है, नीला क्यों होता है? नीला इसलिए होता है बेटा कि आपको पता है वातावरण में बहुत सारे डस्ट के कण है। ठीक है, डस्ट के कण जो है, वो डस्ट के कण एक वातावरण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में माध्यम का काम कर रहा है। सूर्य जो प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किससे टकराता है? इस वातावरण में, धूल भरे वातावरण से टकराता है। वातावरण से टकराता है तो टकराने से ये जो कण है ना, ये कण उस प्रकाश के, श्वेत प्रकाश के बारे में पहले भी मैंने बताया था, इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंगों में से बहुत सारे रंगों का वो क्या कर देते हैं, ये कण कुछ तो उसे अवशोषित कर लेते हैं, कुछ को फैलाते हैं। ज्यादा किसको फैलाते हैं? दूरी के हिसाब से और उस कणों की साइज के हिसाब से नीले रंग का प्रकीर्ण करते बेटा, नीले रंग का प्रकीर्ण करते हैं। इसलिए हमारे को नीला ही नीला, आकाश नीला दिखाई देता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग और है, डेल्टा का निर्माण। डेल्टा कहां बनता है बेटा? डेल्टा बनता है नदी और समुद्र के संगम बिंदु पर। समझना इस चीज को। देखिए, ये हमारे पास एक नदी है, नदी आ रही होती है, नदी में आपको पता है नदी बह के आती है तो उसमें मिट्टी जरूर होती है, और मिट्टी होती है तो सीधी सी बात है मिट्टी ऋणावेशित है। दूसरी चीज कहां आके मिलती है? आगे जो मिलती है बेटा वो मिलती है समुद्र में। समुद्र में जैसे ही मिलती है तो समुद्र में क्या होता है बेटा? विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में। आपको पता है समंदर है तो समंदर में पानी कैसा होता है? पानी खारा होता है। पानी खारा होने का कारण बेटा उसमें NaCl पाया जाता है। सीधी सी बात है, समुद्र अगर है, समुद्र यदि है तो वहां पर जल खारा है, जल खारा है, NaCl है, NaCl विद्युत अपघट्य का काम करता है। नदी जब बह के आती बेटा तो नदी में मिट्टी के कण है, मिट्टी कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। इस ऋणावेशित कण को उदासीन कर देती है कौन? ये विद्युत अपघट्य पदार्थ। मिट्टी बह के आ रही है, ऋणावेशित है, विद्युत अपघट्य इस संगम बिंदु पर आती मिलेगा। आगे क्या वैसा बात? आगे तो मिट्टी धनावेशित से मिलकर उदासीन हो जाती है, सारी मिट्टी इस बिंदु पर इकट्ठी होती जाती है, और इकट्ठी होके एक धीरे धीरे नीचे पैंदे में बैठती जाती है। बैठते 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 पत्थर बन जाता है बेटा। मिट्टी बैठती जाती है, जमती जाती है तो एक पत्थर बन जाता है। इस बड़े से पत्थर को बेटा डेल्टा कहते हैं। कैसे डेल्टा का निर्माण होता है पूछा जाता है। धूम्रक्षेपक क्या है? चित्र द्वारा समझाइए क्या काम आता है। ठीक है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है? फोटोग्राफी में कोलाइड किस प्रकार काम करता है? जिलेटिन फोटोग्राफी में कैसे काम करता है? व्हाइटमल का डिस्कशन कैसे किया जाता है? इस प्रकार के एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी किसी प्रकार की आपको समस्या हो, कमेंट्स के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा आप मुझे
व्हाट्सएप के द्वारा पर्सनल क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। इसी के साथ आपका जो कोलाइडी विलियन है या पर्सनल साइंस चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।